गुड मॉर्निंग सभी को जय हिंद। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को क्लियर? बताएं, जी सभी को सर आ क्लियर रही आए है। ना? जी ठीक। सर। सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो कि यूट्यूब चैनल होने के साथ साथ आपको जूम क्लासेस में यहाँ पे लाइव वीडियो रिकॉर्डेड फी आपको लाइव क्लासेस मिलती है, जिसका बाद में रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी या एमएड बीएड एमएड हो चाहे एमए हो या फिर आपका कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी मटेरियल है, सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं मॉर्निंग वाली क्लास में, वो पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट जो होता हुआ सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन पेपर है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन से इंडियन लॉजिक जो होता है उसमें आपके 5 क्वेश्चन इसमें से 100% आते हैं। कौन सा होता है? इंडियन लॉजिक। ठीक, इंडियन लॉजिक से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। कल रात को मैंने एक क्लास करी थी, जिसमें मैंने आपको प्रत्यक्ष परसेप्शन जो होता है, प्रमाण, सोर्स ऑफ नॉलेज, उससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया था। और सोर्स ऑफ नॉलेज से रिलेटेड मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, प्रमाण से रिलेटेड हम लोगों ने बातें कंप्लीट कर ली है। आज की डेट में हम लोग को बात करनी है, किसकी करनी है? अनुमान की करनी है। किसकी पर करनी है? अनुमान की करनी है। ठीक, अनुमान करनी। लेकिन जब कभी कोई भी क्लास हम करते हैं तो क्लास करने से पहले अपने आप को हम रिकॉल करते हैं। तो रिकॉल करने की प्रक्रिया में हम लोगों ने कल देखा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो परसेप्शन होता है उससे रिलेटेड उसके भाग डिवाइडेशन मैंने देखे थे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान, सामान्य लक्षण परसेप्शन था, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष था। फिर दूसरा पर ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष था। फिर आपका लास्ट में कौन सा पॉइंट था बताओ? लास्ट में पॉइंट कौन था लास्ट वाला? ज्ञान सर योजक था। योगस। हाँ योगेश। योगस था। योगस में मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे, यहाँ पर भी मैंने से ढेर सारी डिस्कस कर ली थी। लेकिन बात एक ही आती है कि प्रमाण की बात हम लोग कर रहे हैं, तो किस दर्शन में कैसे प्रमाण माने गए उसको आज हम एक छोटी सी निगाह, छोटी दृष्टि से देख लेते हैं। सबसे पहले भारतीय, ठीक है, दर्शना दर्शनानुसार प्रमाण की बात करते हैं। ठीक है, प्रमाण की बात करते हैं। भारतीय दर्शनानुसार प्रमाण की बात अगर किसने क्या क्या कही है, तो यहाँ पर छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले आप किसमें डिवाइडेशन करेंगे? सबसे पहले हम लोग आस्तिक और नास्तिक, तो हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स। तो ये ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, ये हेटेरोडॉक्स हो जाएगा। ठीक, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स जब डिवाइडेशन करेंगे तो आप बताइए आस्तिक परंपरा में कितने आपके टोटल आएंगे? टोटल टोटल 6 स्कूल्स आ जाएंगे ना, टोटल 6 दर्शन आ जाएंगे। कौन कौन सा आपका छह आएगा? स्कूल है। सांख्य आएगा, हाँ सांख्य के बाद आपका आ जाएगा योग, फिर न्याय, न्याय के बाद आपका क्या आ जाएगा बताओ? न्याय के बाद वैशेषिक। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वैशेषिक आ रिकॉर्डिंग जाएगा, स्टार्ट है ना? वैशेषिक के बाद आपका क्या आ जाएगा बताओ? वैशेषिक के बाद क्या आएगा आपका? मीमांसा, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा और लास्ट में वेदांता। वेदांत आएगा। ये वेदांत आ जाएगा। अब बात आती कि ये प्रमाण की, ठीक है, सोर्स ऑफ नॉलेज की बात, सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। तो सोर्स ऑफ नॉलेज, आप सबसे पहले बताओ प्रमाण। सांख्य में अगर हम बात करें तो सांख्य में कितने प्रमाण माने गए हैं? आपको और हमको सबको पता है कि इसमें प्रमाण 3 माने गए हैं। 3 प्रमाण कौन से हैं तीन आपके? माने। 3 माने हैं। एक 3 प्रमाण कौन अनुमान से? और सबसे पहले शब्द। आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, प्रत्यक्ष के बाद फिर आपका क्या आता है? अनुमान अनुमान है आपका, और शब्द। और शब्द होता है आपका।
एक फिर आप योग की बात करेंगे तो योग में भी सेम डिट्टो यही माने गए हैं, ठीक है, यही माने गए हैं। फिर बात आता है आपकी न्याय। न्याय कितने प्रमाण मानता है? तो न्याय कुल मिला के 4 प्रमाण मानता है। 4। ठीक, यहाँ पर भी ये तीनों को कॉमन ऐसे कर लेगा, ठीक है, तीनों कॉमन ऐसे कर लेगा। और चौथा जो प्रमाण है, मतलब 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, और चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है उपमान आता है। क्या आता है? उपमान। उपमान आता है। फिर हम लोग चलते हैं वैशेषिक की तरफ। तो वैशेषिक कितने प्रमाण मानता है हम लोगों के? तो वैशेषिक मात्र 2 प्रमाण मानता है। कितने प्रमाण मानता है? 2। 2 में कौन सा? पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। और दूसरा अनुमान मानता है। अनुमान मानता है। फिर आती बात मीमांसा की। तो मीमांसा टोटल 6 प्रमाण मानता है। कितने प्रमाण मानता है? 6 प्रमाण मानता है। सबसे पहले प्रत्यक्ष, नंबर 2 अनुमान, नंबर 3 प्रत्यक्ष। सबसे पहले प्रत्यक्ष आया, प्रत्यक्ष के बाद अनुमान आया, अनुमान के बाद आपका क्या आएगा? शब्द आएगा, शब्द। फिर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आएगा, पहले शब्द, हाँ शब्द आएगा, शब्द के बाद उपमान आएगा, उपमान आएगा। नंबर 5 पर क्या आएगा आपका? नंबर 5 पे आपका आएगा अर्थापत्ति। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अर्थापत्ति और लास्ट में 6 नंबर पे अनुपलब्धि। ठीक, अनुपलब्धि आ जाएगा आपका। जी। वेदांता में भी सेम एज इट इज ही रहेगा। ठीक, वेदांता में भी हम लोग क्या करेंगे? सेम डिट्टो यही आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर इतनी चीजें? बताओ, वेदांता में भी यही सेम आ जाएगा आपका। ठीक, ये इतनी चीजें हो गई। तो ये आपका हो गया ऑर्थोडॉक्स, जिसमें हम लोगों ने प्रमाण की बात करी है। लेकिन वहीं पर हम लोगों को ये भी देखना है क्या, कि जो नास्तिक परंपरा, इसको आस्तिक बोलते हैं, ठीक है, और इसको जो है नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कितने स्कूल्स हैं आप बताओ? इसमें कितने स्कूल्स हैं आपके? टोटल 3 स्कूल हैं आपके। जैनिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। हाँ, जैनिज्म, चार्वाक। बुद्धिज्म है, फिर जैनिज्म है। सर, बोलिए। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? यस, ठीक, 4 वाक्य है। ठीक है, अब इसमें देखिए साइड में, ठीक है। अब इतनी चीजें हैं, तो अब आप बताओ कि इसमें क्या चीजें आए, कौन कौन से आएंगे बताओ इसमें। सबसे पहले बुद्ध, बौद्ध दर्शन में कौन कौन से माने गए हैं आप बताओ। सबसे पहले बौद्ध दर्शन में जो माना गया है वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण है। कौन सा है? इसको मतलब 2 है क्वांटिटी, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक, अनुमान हो गया। फिर जैनिज्म की बात करेंगे तो जैन में कितने प्रमाण माने हैं? जैन में मैंने आपको 2 प्रमाण बताया है। कौन कौन से? एक परोक्ष और एक अपरोक्ष है। एक परोक्ष ज्ञान है और एक अपरोक्ष ज्ञान है। परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान। और जो चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दर्शन मात्र एक प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष मानता है। ठीक है, इतनी चीजें हैं। बताओ यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक, ठीक। अगर इसके इंग्लिश इंग्लिश में नाम की बात करते हैं तो इंग्लिश में नाम भी लिख लो। सबसे पहले प्रत्यक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं, सभी जानते हैं। परसेप्शन बोलते हैं। अनुमान को इन्फ्लुएंस बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लुएंस बोलते हैं। फिर इसके शब्द को शब्द या वर्बल टेस्टमनी बोलते हैं, वर्बल
टेस्टोमनी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 हो गए, 1 2 3, फिर 4। उपमान को हम लोग क्या बोलते हैं? उपमान को हम लोग बोलते हैं अनुपलब्धि, सॉरी उपमान को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है। फिर नंबर 5 पे इसको ऐसे ही बोलते हैं, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ऐसे ही बोलते थे ना। अर्थापत्ति और नंबर 6 अनुपलब्धि। अनुपलब्धि, तो ये आपके टोटल 6 प्रमाण होते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी चीजें दी गई हैं सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर अब तक, ठीक है? क्लियर है, बताओ सभी को? जी सर सर। ये बोले। सर ये 6वें नंबर पे क्या लिखी, वो 5वें नंबर पे क्या लिखी है? अर्थापत्ति, ये अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ठीक। तो ये पूरे के पूरे प्रमाण है आपके सामने ना, पूरे के पूरे क्या है? प्रमाण है। प्रमाणों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, देखनी, समझनी, सब आपके सामने है। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा आपसे कोई भी एग्जाम में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ सकता है तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि कौन किस में क्या जाएगा। क्लियर है सबके सब लोग? साफ करें इसको और आगे चले, अनुमान की तरफ लोग चले। हाँ सर। ठीक, ओके। इसको एक जगह बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा ताकि कोई भी गलती यहाँ पर ना हो, ठीक है? एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं ना, तो एग्जाम में बताने में हम लोग को सहूलियत मिलती है ऐसे क्वेश्चंस को करने में, ठीक है? अब चलो अब हम लोग करते हैं सबसे पहले अनुमान की बात करते हैं। अनुमान होता क्या है तो इसकी बात हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक है? चलो जस्ट साफ कर ले बोर्ड को। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अनुमान की कि अनुमान होता क्या है। चलो ठीक है। अब देखिए अनुमान जो होता है, अनुमान प्रमाण न्याय दर्शन का या भारतीय तर्कशास्त्र का दूसरा प्रमाण माना जाता है, क्या कि इन्फ्रेंस इज द सेकंड प्रूफ ऑफ द फिलॉसफी ऑफ न्याय, ठीक है? प्रमाण सोर्स ऑफ नॉलेज, इसको प्रूफिंग वाला या प्रूफ भी कहते हैं। तो अनुमान शब्द का विश्लेषण करने पर हमें दो शब्दों के योगफल के बारे में पता चलता है। जब एनालाइज करते हैं कि ऑन एनालाइज द वर्ड इन्फ्रेंस वी फाइंड द वर्ड टू बी द सम ऑफ टू वर्ड्स। अब टू वर्ड्स कौन है? मतलब ये अनुमान है। अनुमान में ये आपका बनता है, ये आपका बनता है अनु धन मान, ये दो शब्दों से बना है। अनु का मतलब क्या होता है आपका? अनु का मतलब होता है पश्चात। क्या होता है? पश्चात। और मान का अर्थ क्या मतलब होता है आपका? बताओ। मान का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान, ठीक। तो पश्चात का हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आफ्टर। क्या कहते हैं? आफ्टर बोलते हैं। और ज्ञान का मतलब नॉलेज, ठीक। नॉलेज की बात हम लोग करते हैं, ठीक। दोनों चीजें हम बात करते हैं तो कोई भी ज्ञान, यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञान जो होता है ये पश्चात ज्ञान होता है। पश्चात ज्ञान क्या मतलब? कि पहले का ज्ञान। मतलब अनुमान का सीधा सीधा अर्थ ये हम लगा सकते कि वह ज्ञान जो एक ज्ञान के बाद आए। क्या बोलेंगे? जो एक ज्ञान के बाद आए, एक ज्ञान के बाद आए, जो एक ज्ञान के बाद आए। मतलब कह रहा है कि इन्फ्रेंस मीन द नॉलेज दैट कम्स आफ्टर अ नॉलेज। क्या बोला? दैट कम्स आफ्टर अ नॉलेज, या ए नॉलेज की बात करता है। कहता है कि वह ज्ञान प्रत्यक्ष ही ज्ञान है जिसके आधार पर अनुमान की प्राप्ति होती है। कह कि दैट नॉलेज इज द परसेप्शन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच इन्फ्रेंस इज
ऑब्टेंड की बात करता है, ठीक, यहाँ पर इतनी चीजें बातें करता है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग क्लियर हुआ कि अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि इसके अर्थों के बारे में हमने बात करी। तो इसका अर्थ क्या निकला कि एक ज्ञान के बाद होने के एक ज्ञान हो जाता है, उसके बाद जो हमें आता है, आभास होता है, जो अनुमान लगाते हैं, वही आपका होता है अनुमान। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, एग्जाम्पल से हम समझेंगे तब देखते हैं क्या होगा आपका एग्जाम्पल की बात, ठीक। एग्जाम्पल में सबसे पहले जैसे लिया जाता है अनुमान शब्द की बात हम करते हैं, तो अनुमान का जब हम लोग एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या आता है सबसे पहले, ठीक है। इसमें होता है कि पूर्व ज्ञान, अनुमान का मतलब भी होता है पूर्व ज्ञान। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो आता है, मान लो एक ये पहाड़ है या पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत की कहानी है यहाँ पर, ठीक, ये पर्वत है। अब पर्वत पर, अब यहाँ पर इतनी चीजें हम देखते हैं, तो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, क्या खड़ा है, कोई एक व्यक्ति मान लो खड़ा है यहाँ पर, ठीक, कोई एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर उसने क्या देखा, धुआं देखा, ठीक, धुआं देखा। यह व्यक्ति क्या देख रहा है, सीधे इसको धुएं को देख रहा है, लेकिन अब ये धुआं उठेगा कैसे। एक व्यक्ति ने खड़े खड़े एक अनुमान लगाया कि यहाँ पर धुआं, उसने देखा कि धुआं उठ रहा है, तो उसने कहा जरूर यहाँ पर आग होगी, क्या होगी, जरूर यहाँ पर आग है, ठीक है। अब यहाँ पर आग है तो आग की वजह से ही क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक। इन्होंने बोला, तो इन्होंने कहा कि जैसे मान लो कि दो मित्र हैं, अब दो मित्र होने के बाद जो है एक पे एक दूसरा दिखाई दे जाए, ठीक है। इन्होंने बोला कि पहाड़ पर धुएं को देखकर वहां आग होने का जो अनुमान हो जाता है, इसीलिए गौतम ऋषि ने अनुमान को तत्पूर्वक प्रत्यक्ष मूलक कहा, ठीक। तत्व पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक कहा है, ठीक है। क्या कहा है, गौतम ऋषि ने इन्फ्रेंस इसी को ही कहा है। उन्होंने कहा है कि तत्व का जो पूर्व में हमें अनुमान, पूर्व में जो ज्ञान था और वो हमें इस समय दिखाई दे रहा है, तो मैंने उसी ज्ञान के आधार पर अनुमान लगाया, अनुमान लगाकर मैंने उस चीज को बताया कि मतलब कह रहा है कि जिसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाने की बात करता है। अगर तर्कशास्त्रों में से देखा जाए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं तो क्या हो जाता है बताओ, प्रत्यक्ष से हम अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं तो क्या होता है, इंडक्टिव होता है ना, क्या बोलते हैं लोग, इंडक्टिव, क्या बोलते हैं बताओ, इंडक्टिव, जिसको हम लोग आगमन बोलते हैं, सर। ठीक। प्रत्यक्ष से हम लोग अप्रत्यक्ष की ओर जा रहे हैं, तो इसको हम लोग भारतीय दर्शन, मतलब इसको जो है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना आपका आगमन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हुआ, यद्यपि यहाँ पर प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाण माने गए हैं, यहाँ पर अनुमान को बताने के लिए प्रत्यक्ष का ही सहारा लिया गया है। किसका सहारा लिया गया, प्रत्यक्ष का सहारा लिया है। फिर भी दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि yet there is a vast difference between the two, ठीक है। इसमें और भी अंतर है। अब इसमें और अंतर अब देखते हैं हम लोग क्या होगा। इतनी चीजें क्लियर है यहाँ पर, इसका पॉइंट कैसे बना है हम लोगों के सामने बताओ जी। इसमें कहता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान स्वतंत्र एवं निरपेक्ष रूप से ज्ञान का साधन होता है। जो प्रत्यक्ष, अब देखो दोनों में डिफरेंस बताया है। बस पहला क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वह स्वतंत्र एवं निरपेक्ष होता है। कह रहा है कि परसेप्शन नॉलेज इज इंडिपेंडेंट एंड एब्सोल्यूट, ठीक। यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंडिपेंडेंट एंड नंबर एक, नंबर दो एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड एब्सोल्यूट की बात कर रहा है। पहला तो ये हो गया। फिर बोलता है कि यह स्वयं मूलक कहा जाता है, मतलब कह रहा है कि ही इज सेड टू बी सेल्फ सेंटर्ड। क्या ये सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्वयं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट, सेल्फ सेंटर्ड से रिलेटेड जो भी चीजें मिलेंगी उसको आप बता सकते हैं। अब
इसमें कहा गया कि इसीलिए अनुमान को प्रत्यक्ष मूलक ज्ञान कहा जाता है। कह रहा कि दैट इज वाई, ठीक है, कह रहा कि दैट इज वाई इन्फ्रेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव नॉलेज। अब देखिए क्या कहा गया, ऑब्जेक्टिव नॉलेज को कहा गया है। क्या कहा गया है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ऑब्जेक्टिव नॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव नॉलेज की यहां पर बात करने लगा भी। जब ऑब्जेक्टिव नॉलेज की बात बोल रहा है तो यही बोला कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो वर्तमान तक ही सीमित होता है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, कह रहा है कि परसेप्चुअल नॉलेज इज लिमिटेड टू द प्रेजेंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि लिमिटेड इन टू द प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने बताया कि इसका कारण क्या होता है। अब देखो रीजन बता रहा है, कह रहा है इसका कारण यह होता है कि प्रत्यक्ष का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। प्रत्यक्ष का ज्ञान किससे होता है, इंद्रियों के माध्यम। इंद्रियां जहां तक जाएंगी वहीं तक ये जानेंगे आपका। तो कह रहा कि परसेप्शन नॉलेज, कह रहा कि द रीजन फॉर दिस इज दैट द नॉलेज ऑफ द परसेप्शन इज डन थ्रू द सेंस। केवल के लिए इंद्रियों के माध्यम से ही जो ज्ञान प्राप्त करता है उसी के माध्यम से ये बताता है कि मतलब ये कहता है कि वस्तु जो होती है इंद्रियों को पहुंचने के बाहर है, ठीक है। कह रहा है कि जो वस्तु है इंद्रियों को पहुंचने के बाहर है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता। किसी कोई वस्तु उसका ज्ञान हमें करना है प्रत्यक्ष से तो कर लिया, इसके उसके अंदर क्या है, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, क्या वो चीज जिस समय हम सुन रहे हैं क्या वो चीज सही है कि गलत है, तो ये कहता है कि ये चीजें ये प्रत्यक्ष नहीं बता पाता है। तब कौन बताए, तो कहता है कि इसके लिए जो है इसके विपरीत जो बना है वह है अनुमान। अनुमान से हम भूत और भविष्य का भी ज्ञान हो जाता है। केवल केवल अनुमान से हमें भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। क्लियर, यहां पर इतनी चीजें बताते हैं। इसलिए अनुमान का क्षेत्र जो है प्रत्यक्ष के क्षेत्र से ज्यादा बड़ा होता है, ठीक। दोनों में अंतर समझ में आया कि इनमें और इनमें क्या अंतर हो जाएगा, बताओ आप सभी लोग। अनुमान से, हेलो सर सर अब सर अब प्रत्यक्ष हमारा मतलब अनुमान से हाँ जो लेते अनुमान हैं से ना? लेते हैं यहाँ पर, हाँ, ठीक है। जो प्रत्यक्ष के बाद ही अनुमान का ज्ञान हो सकता है। अगर प्रत्यक्ष नहीं रहेगा तो हमको मतलब अनुमान नहीं प्राप्त होगा। यानी हर चीज के लिए ये चीज जरूरी है ना सर? हाँ अब देखिए प्रत्यक्ष इन्होंने है तो ही अब नहीं अनुमान समझ में होगा आया हम। तो एक लाइन और लेते हैं, एक लाइन और लेंगे तो उसमें समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि परसेप्शन नॉलेज इज डाउटनेस। क्या कह रहा है, परसेप्शन नॉलेज इज डाउटनेस एंड सर्टेन। कह रहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान संदेह रहित एवं निश्चित होता है। क्या होता है, संदेह रहित मतलब जहां पर संदेह हो ना, जहां पे डाउटनेस ना हो आपकी, ठीक, जहां पर डाउट ना हो। नंबर 4, जहां पर डाउट ना हो, ठीक, डाउट ना हो। और नंबर 5, जो संदेह रहित हो और निश्चित हो, मतलब सर्टेन हो। निश्चित का मतलब एब्सोल्यूट मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन अनुमान जन्य ज्ञान क्या होता है, इन्फ्रेंशियल नॉलेज क्या होता है, इन्फ्रेंशियल नॉलेज इज डाउटफुल। क्या होता है ये डाउटफुल होता है। डाउटफुल होता है, डाउटफुल होने के साथ साथ ये अनिश्चित होता है, अनसर्टेन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनसर्टेन आएगा यहां पर सर्टेन आएगा, ठीक। एग्जाम में इंग्लिश में अगर आपको क्वेश्चन के आंसर्स को पकड़ने होंगे तो यहां पर यही पढ़ना होगा। नॉट डाउट होगा तो ये होगा, डाउटफुल होगा तो आपका अनुमान जन्य ज्ञान होगा, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल नॉलेज होगा। तो इन दोनों में यही होता है। तो इससे हम इतनी चीजें जब लगाते हैं, किसी भी चीज का हम अनुमान लगाते हैं, मान लो वह सही भी निकल सकता है तथा एक ही आधार पे हम किसी भी चीज को बताते हैं ना। जब अनुमान करते हैं तो अनुमान करने में हम किसी एक ही चीज का आधार लेते हैं और अपनी बातों को पूरी की पूरी कह जाते हैं। इसलिए अनुमान जो होता है निष्कर्ष भी इसके भिन्न भिन्न होते हैं। हमने अपने अनुमान से कहा, आप मान लो कई बच्चे बैठे हो, अब सब लोगों ने अपने अनुमान अपने ज्ञान के पूर्व ज्ञान के आधार पर उस चीज को समझा ना।
यहाँ पर समझने का तरीका सबका अलग होता है, सब लोग अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो अनुमान की बात हुई तो इतनी चीजें इन्होंने बोल दी। फिर इन्होंने बोला कि प्रत्यक्ष में विषय वस्तुओं का साक्षात्कार होता है। ठीक, क्या होता है? विषय वस्तुओं का साक्षात्कार होता है। कह रहा कि द सब्जेक्ट्स आर इंटरवेंट डायरेक्टली। यहां पर डायरेक्टली कोई चीज होती है, ठीक, यहां पर डायरेक्टली कोई चीज होती है। डायरेक्टली जब यहाँ पर कोई चीज होती है, इसलिए क्या कह रहा है कि इसी कारण प्रत्यक्ष को अपरोक्ष ज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। अपरोक्ष ज्ञान के अंतर्गत, किसके ज्ञान के अंतर्गत रखता है प्रत्यक्ष को? अपरोक्ष ज्ञान के अंदर, अपरोक्ष ज्ञान के अंदर। अपरोक्ष ज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमीडिएट कहते हैं। इमीडिएट नॉलेज की बात करते हैं। यहाँ पर इमीडिएट नॉलेज की हम बात करते हैं। फिर यहीं पर अगर इसको इमीडिएट नॉलेज बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंस को। इन्फ्रेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इन्होंने बोला कि अनुमान जो होता है, अनुमान में विषयों का साक्षात्कार नहीं होता है, मतलब वो चीज जो जिसकी वजह से जो दिखाई देता है वो चीज दिखाई नहीं देती है। तो अनुमान जन्य ज्ञान को हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? परोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान यहाँ पर आएगा। परोक्ष ज्ञान की बात करेंगे तो परोक्ष ज्ञान को क्या कहेंगे? मीडिएट नॉलेज क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मीडिएट नॉलेज। ठीक, मीडिएट नॉलेज की बात हम लोग करते हैं। तो यहां पर इतनी चीजें आपको अब एकदम क्लियर हो गई होंगी। अगर इंग्लिश में बोलेंगे कहेंगे कार्ड द इमीडिएट नॉलेज, बट कह रहा कि इमीडिएट नॉलेज, इसमें कह रहा कि बट देयर इज नो इंटरव्यू ऑफ सब्जेक्ट इन इन्फ्रेंस एज ए रिजल्ट ऑफ विच इन्फ्रेंस नॉलेज इज कॉल्ड मीडिएट नॉलेज की बात। तो यहाँ पर इतनी चीजें सबको क्लियर हो गई। बताओ यहाँ पर दोनों में अगर कोई अंतर पूछेगा तो आप अंतर बता ले जाओगे ना, अगर आपसे कोई पूछेगा कोई भी चीज। सर अपरोक्ष में वही आता है ना, मति और श्रुति? नहीं, हमारी इंद्रिय ही है ना, इंद्रियों से ही तो करते हैं। देखिए इसमें, हाँ, इसमें क्या आता है, और अगर देखो, अगर आपको और कंफ्यूजन हो, एक लाइन और लेते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रत्यक्ष की जो जानकारी हमें मिलती है या इसकी उत्पत्ति होती है वह इंद्रियों के द्वारा होती है। अब इंद्रियों के द्वारा, अब आप बताओ, मत ये श्रुति आएगा कि मत अवधि मना पर केवल आएगा, तो वो अपरोक्ष ज्ञान में आ जाएगा आपका। क्लियर? क्या है कि परसेप्शन इज जनरेटेड थ्रू द सेंस की बात करता है इसमें। अब देखिए एक एग्जांपल भी देता है, ये अपने पक्ष में एक एग्जांपल भी देता है। ये कहता है कि योगज के अतिरिक्त सभी प्रकार के प्रत्यक्ष का स्वरूप एक ही रहता है। किसके? योगज में ही हमने दो युक्त और युजान बताया था ना। युक्त और युजान में जो संबंध और अंतर होता है, केवल उसको छोड़कर और सबका रूप प्रत्यक्ष, जितने भी प्रकार, जितनी भी बातें करी हम लोगों ने, सबको इसने माना है, केवल योगज को छोड़कर। ठीक, फिर आता है बात अनुमान में कि अनुमान के रूप में, ठीक, अनुमान के रूप में व्याप्ति की विविधता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार दिखाई देता है। ठीक, अब ये व्याप्ति क्या होती है? अब व्याप्ति को समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या समझेंगे? व्याप्ति क्या होती है। चलो, व्याप्ति के लिए फिर से हमें यहीं पर आना पड़ेगा। ठीक है, व्याप्ति के लिए अभी बताएंगे कि व्याप्ति क्या होती है, पूरा इसको कंप्लीट कर दे, दोनों में डिफरेंस कंप्लीट कर दे। ठीक, तो इसमें जो अनुमान में जो भी चीजें हम लोग को दिखाई देती है वो किसकी वजह से दिखाई देती है? व्याप्ति की वजह से इसमें दिखाई देती है। कह रहा है कि बट द फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप ड्यू टू द वैरायटी ऑफ कन्वर्जेशन। व्याप्ति को क्या बोलते हैं? वैरायटी ऑफ कन्वर्जेशन। वैरायटी ऑफ कन्वर्जेशन या कन्वर्ज की बात करते हैं। जो कन्वर्ज जो उसको बदलता है, परिवर्तित करता है, उसी को इन्होंने बोला है कि भिन्न भिन्न व्याप्तियां होने के कारण भिन्न भिन्न उसके जो विषय वस्तु दिखाई देते हैं। अब अनुमान कहता है कि अनुमान की आवश्यकता कहां पर पड़ती है। ये इन लोग में कहते हैं कि अनुमान की आवश्यकता कहां पड़ती है, तो ये जवाब देते कि अनुमान की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां पर विषय ज्ञान संदेहजनक हो।
क्या हो, कह रहा है कि एस्टीमेट इज नीडेड ओनली वेयर सब्जेक्ट नॉलेज इज डाउटफुल। जहां पर डाउट होगा वहीं पर अनुमान दिखाई देगा हमें। ठीक, अब अनुमान क्या कहता है कि पूर्व ज्ञान के अभाव में, क्या कह रहा है, पूर्व ज्ञान के अभाव में अथवा निश्चित ज्ञान की उपस्थिति में अनुमान करने का प्रश्न ही निरर्थक है। अब इसमें कह रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ कंप्लीट नॉलेज और इन द प्रेजेंस ऑफ डेफिनेट डिफाइंड नॉलेज द क्वेश्चन ऑफ गेसिंग इज मीनिंगलेस। मीनिंगलेस, परंतु प्रत्यक्ष के साथ ही यह नहीं लागू होता है। प्रत्यक्ष के साथ तो लागू नहीं, क्योंकि वह तो डायरेक्ट है, एब्सोल्यूट है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सेंटर्ड है, आपका ये सब चीजें बता रहा है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर मेरे हिसाब से अब और समझ में आ गया होगा। जो आपका पूछना चाह रहे होंगे और लोग बताओ। सर हम ये पूछना चाह रहे थे, परोक्ष में मति श्रुति आता है? अभी इतनी चीजें बताइए, आप बताइए कि डायरेक्ट में आपको मत श्रुति दिखाई देगा कि अवधि माना पर्याय कैवल्य दिखाई देगा, बताओ आप ही सोच के बताओ। आपके प्रश्न में आपका सर जवाब मति श्रुति हो। हाँ, मति श्रुति। सर मति श्रुति। ठीक, तो अब इसमें कह रहा है कि इंडियन लॉजिक, मतलब इंडियन लॉजिक में अगर देखे वो न्याय शास्त्र में इसको एक मौलिक प्रमाण कहा गया है, फंडामेंटल प्रूफ कहा गया है, कि यह कहा गया है फंडामेंटल सोर्स ऑफ नॉलेज की बात कही गई है। ठीक है, प्रत्यक्ष को सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब इसमें कहता है कि सभी प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ स्थान जिसका होता है वह है प्रत्यक्ष प्रमाण का। ठीक, परसेप्शन का ही सबसे अच्छा आता है। लेकिन अब इसके प्रत्यक्ष के बाद अनुमान की ही जगह आती है और किसी की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का अनुमान करेंगे तो सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को देख लेंगे, तभी हम उस चीज को अनुमानित या हम कल्पना कर सकते हैं उसके बारे में। क्यों? क्योंकि देखा होगा कि बैठे बैठे कोई चित्रकार होता है, चित्र बना देता है ना, तो चित्र कैसे बनाता है? अपने विचारों से। और विचारों में क्या होता है, पहले से उस विषय वस्तु को देखा होगा तभी तो बता पाएगा। अब जैन दर्शन है, जैन दर्शन में उसने प्रत्यक्ष को, मतलब उसने हाथी को अंधे ने कभी देखा नहीं है, उसने केवल उसके पैर को छुआ है, तो उसको पैर को छूने पर खंभा क्यों बता है? क्योंकि खंभे का अनुमान ज्ञान पहले प्रत्यक्ष रूप से उसको हो चुका होगा कि जब कभी वो छूता होगा, छूने से उसको सब लोग बताए ये खंभा है, खंभा है। उसी प्रकार जब हाथी के पैर को पकड़ा तो उसको वही खंभा दिखाई दिया। तो ये उसकी बात हो गई। क्लियर है? क्लियर, इतने पॉइंट बताइए। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों में अब जब पूरा डिफरेंस क्लियर हो गया, तो अब यहाँ पर अनुमान की बातें अब यहाँ पर फिर से आती है। ठीक, यहाँ पर व्याप्ति की बात की ना, तो इन्होंने बोला कि ऊपर जैसा भी हम लोगों ने जितनी भी बातें बताई हैं, उस ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, जो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो उसी को कहते हैं। अब देखो इन्होंने, याद रखिएगा, ऐसा न्याय वालों ने ही एग्जाम्पल लिया था आग और धुएं की। ठीक है, तो आग और धुएं की कहानी देखो क्या होता है। इन्होंने बताया कि एक पर्वत है मान लो, और एक पर्वत के एक छोर पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। वह व्यक्ति जो है देखता है कि पर्वत के सबसे ऊपरी भाग में, ऊपरी चोटी में धुआं निकल रहा है। उसने लगाया अनुमान कि धुआं निकल रहा है। जब धुआं उसने कभी पहले देखा होगा ना, कभी उसने बता रखा है, तो उसने क्या कहा कि यहाँ पे पूर्व ज्ञान के आधार पे, मतलब इसमें विशेष ज्ञान देगा, विशेष संबंध की बात करेगा। क्या कहे? विशेष संबंध की बात कर रहा है। जब विशेष संबंध की बात करें तो विशेष संबंध में क्या है इसका? विशेष संबंध में यह है कि जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। यहाँ पर ठीक है, क्या बोला है? जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। इसको इसने क्या बोला है? विशेष संबंध बोला है। क्लियर? इसमें तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले कि यहाँ पर जब इतनी चीजें देख ली तो इन दोनों में कुल मिला के संबंध को देखा जाएगा। यहीं पर समझिएगा, यहीं पर आपको अभी एक चीज, बहुत बड़ी चीज जो है सबसे छोटे रूप में क्लियर होने वाली है। इतनी चीजें हो गई कि इन दोनों में जो संबंध होगा, सबसे पहले बोला कि जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। जैसे मान लो कुछ मित्र हैं, दो मित्र हैं, मान लो कि दो मित्र हैं। अब दो मित्र में हर एक, जहां जहां देखो कहीं पर घूमते हुए दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। तो अगर कोई एक लड़का मुझे दिख गया या कोई एक उसका मित्र दिख गया, तो दूसरे का हम अनुमान तुरंत लगा लेना कि वो भी इसी मेले में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में ही रहते, दोनों अलग अलग नहीं रहते हैं।
क्लियर यहाँ पर। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला है सबसे पहले, बताओ इसको सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, विशेष संबंध। विशेष ठीक है, ये हो गया विशेष संबंध। ठीक है, फिर दूसरा आता है सामान्य संबंध। क्या है इसमें, ठीक, सामान्य संबंध क्या है, इन्होंने बोला कि चलो आपने बताया तो कि जहां जहां आग होती वहां वहां धुआं होता है। कहता है अरे साहब सुनो तो, सुनो ये। उन्होंने कहा क्या सुने, उन्होंने कहा कि आप घर में गैस जलाते हो, अब गैस जलाते हो, गैस जलाने पे तो धुआं निकलता नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोला है, इसको बोला है सामान्य संबंध। ठीक है, क्या बोला इसको, सामान्य संबंध। तो अब ये और परेशान हो गया, अरे भाई आपने ये क्या कह दिया, आपने तो और हमें कंफ्यूजन में डाल दिया। कहीं रुको हम बताते हैं। इन्होंने बोला कि यह जो है प्राकृतिक संबंध है, कुल मिला के क्या है, प्राकृतिक संबंध है। प्राकृतिक संबंध में क्या आएगा बताओ, प्राकृतिक संबंध में आएगा जहां जहां आग लगेगी वहीं वहीं धुआं निकलेगा। ये सार्वभौमिक है, ये सार्वभौमिक और अनिवार्य संबंध है। क्या है कि जहां पर आग होगी वहीं पर धुआं होगा। तो ये आपके तीन संबंध यहां पर दिखाई देते हैं। अब तीनों संबंध की बात करते हैं। ठीक है, अब तीनों संबंध जब यहां पर बता दिए तो यहां पर क्लियर हुआ सब पॉइंट, बताओ सभी को। सर विशेष रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। चलो अब यहां पर धुआं को हेतु बोला है, आग को साध्य बोला है, और व्याप्ति जो वर्ड आया है इसको विशेष संबंध बोला है। कैसे विशेष संबंध बोला है देख लो, इसमें बताता है। ये कहता है कि व्याप्ति को जो हम जोड़ते हैं, फिर विधन होता है, विधन आपती। क्या होता है, विधन आपती होता है आपका। विधन आपती का मतलब भी क्या होता है, व्याप्ति या विधन आपती का भी मतलब होता है विशेष। ठीक, विशेष, इसलिए व्याप्ति के अंदर इसको रखा गया है। अब बताओ यहां तक किसी कोई डाउट। सर हम ये पूछ रहे थे, ये विशेष संबंध और प्राकृतिक संबंध तो सेम ही हुआ ना। दोनों में अंतर है ना। विशेष संबंध में क्या हुआ, जब हम किसी भी चीज को देखेंगे, देखने के बाद ही जब हमें दोबारा कोई वो चीज दिखाई देगी तब हम उसको मानेंगे। ठीक, और प्राकृतिक संबंध क्या है, वो प्रकृति जन्य है, हम देखे हो अथवा ना। अब ये बताओ पहले विशेष संबंध आएगा पहले प्राकृतिक संबंध आएगा, तो पहले प्राकृतिक संबंध आता है। प्राकृतिक रूप से जो चीज निकलती है उसको मैंने देखा अपनी आंखों से, तो वो बन गया विशेष संबंध। वो क्या बन गया, विशेष संबंध। लेकिन ये विशेष संबंध जो है केवल प्रकृति के आधार पर है। लेकिन जब कभी हम उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जनरली सबके रूप में देखते हैं, तो जनरली सामान्य रूप में देखते हैं, गैस जलता है, हीटर जलता है, या ठंडे देशों में आप चले जाओ वहां धुआं तो नहीं निकलता है, तो उसको नाम दे दिया गया, सामान्य संबंध दे दिया गया। तो दोनों में डिफरेंस का बस इतना ही है आपको। क्लियर, 2 सेकंड आए। बताओ क्लियर हो गया ना, आप समझ में आया कि दोनों में क्या संबंध है। सर हाँ बोलो। सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, विशेष और प्राकृतिक का एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा। ठीक है बताते हैं। अब ये बताओ, कभी भी आपने मान लो कभी कहीं पर आप जहाँ कोई छोटा बच्चा है, अब क्या एक 4 साल के या 5 साल के बच्चे को कैसे पता चलेगा कि धुआं जहां जहां आग लगेगी वहां वहां धुआं होगा, बताओ। ये पहले से निश्चित है, पहले से स्थायी है। जब पहले से कोई चीज निश्चित होती तो आपके घर में जो छोटा बालक होगा आप उसको बताओगे ना कि बेटा जहां जहां आग लगा होगा वहां समझ लेना वहां धुआं मिलेगा। अब उसको देखने से पहले वो संबंध तो बना है ना। अब जिसको हमने जान लिया वो बन गया विशेष संबंध। वो क्या हो गया आपका, विशेष संबंध हो गया। लेकिन विशेष संबंध से पहले प्राकृतिक संबंध तो बनकर ही आता है ना। आता ही नहीं आता है, बताओ। अब यहाँ पर हाँ ठीक, इन दोनों की चीजें आती हैं। तो कुल मिला के व्याप्ति का मतलब हो गया विशेष संबंध। विशेष संबंध में आएगी कि लिखेंगे जहां जहां हमारा होगा क्या, जहां जहां धुआं होगा
धुआं, वहां वहां आग। आग। इसी को बोलते हैं व्याप्ति संबंध। क्या बोलते हैं? इसी को व्याप्ति संबंध बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्याप्ति संबंध बोलते हैं। अब इतनी चीजें हो गई, तो अब इसमें प्रत्यक्ष क्या होगा और अनुमान क्या होगा, यही दो पर हम लोग कंडीशन देखते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान क्या होगा। तो इन्होंने बोला है कि देखिए अनुमान और प्रत्यक्ष के बारे में क्या बताते हैं कि पर्वत पर धुआं है। अब पर्वत पर धुआं है तो धुएं को इन्होंने क्या बोला? प्रत्यक्ष बोला है। ठीक है, क्या बोलेंगे? पर्वत पर धुआं, पर्वत पर धुआं। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो अनुमान क्या होगा? अनुमान में बताओ, जो पर्वत पर आग है, पर्वत पर आग है, तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग? अनुमान। क्लियर? ये दोनों पॉइंट बताओ, क्लियर हुए? हाँ सर। ठीक, अब यहां पर अब ये बोलते हैं अनुमान का आधार क्या है। यहां पर ये बोलते हैं कि अनुमान का आधार क्या है? प्रत्यक्ष। अनुमान का आधार बोलते हैं कि अनुमान का आधार क्या है। ठीक, अनुमान का आधार, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है किसके आधार पे चलता है, किससे संबंधित ये चलता है? तो ये मुख्य रूप से चलता है किस पर? बताओ, अनुमान का पूरा आधार किस पर है? व्याप्ति। किस पर है? व्याप्ति पर आधारित है। मतलब अनुमान का पूरा ज्ञान, पूरा का पूरा आधार व्याप्ति है। और व्याप्ति है क्या? एक तरीके से भाई विशेष संबंध या व्याप्ति है क्या? किस पर आश्रित है? ये किस पर निर्भर है? बताओ, प्राकृतिक संबंध पर। किस पर आश्रित है ये? बताओ, व्याप्ति जो है, व्याप्ति किस पर है? प्राकृतिक संबंध पर, प्राकृतिक संबंध पर है। ठीक है, ये प्राकृतिक संबंध पर आधारित है व्याप्ति। विशेष ज्ञान जो हमें होगा तो प्रकृति के आधार पर ही, प्रकृति के नियम पर ही होगा। अब प्रकृति का नियम क्या है? बताओ, प्रकृति का नियम क्या है आपका? भाई बताइए सर। जहाँ धुआं होगा वहां आग। कॉज एंड इफेक्ट का रीजन है ना, कार्य कारण संबंध है ना। कार्य कारण का नियम ही जो है प्रकृति। प्राकृतिक नियम क्या है? कार्य कारण नियम, कार्य कारण, का इफेक्ट। ठीक, कार्य कारण नियम पर ही आधारित है। और कार्य कारण नियम से क्या बनता है? इसमें अनुमान बनता है। अनुमान कैसे आते हैं? जब किसी कोई वस्तु में कारण पहले से छुपा हो, कार्य से पहले कारण में छुपा हो, मतलब पूर्व ज्ञान हमें पहले हो कि ये काम करेंगे, मतलब कोई ना कोई काम करेंगे तो ये कारण इसका बन जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने प्राकृतिक संबंध के दोष को क्या था? तो ये प्राकृतिक संबंध का ही तो दोष है। तो जो कार्य कारण, जैसे इन्होंने कार्य कारण संबंध बोला, अब कार्य कारण संबंध हमें कैसे पता चलेगा? जब हम अनुमान लगाएंगे। जब अनुमान लगाएंगे तो अनुमान लगाने के लिए हमें किसका आधार चाहिए? व्याप्ति का चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अरे भाई आप तो घुमा फिरा रहे हो। तो इस घुमाने फिराने को इन्होंने बोला कि एक दोष है। क्या है? इन्होंने बोला कि ये बोला है प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संबंध। ठीक, प्राकृतिक संबंध में दोष। ठीक है, प्राकृतिक संबंध में दोष है। इस दोष को इन्होंने क्या बोला है? चक्रक दोष बोला है। क्या बोला है? चक्रक दोष बोला है। चक्रक दोष। अब ये चक्रक दोष क्या होता है? अब आप बताओ, ये चक्रक दोष क्या होता है? चलो इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से इसी में देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? अनुमान की बात बताई थी। ठीक है, अनुमान की बात बताई थी। अनुमान किस पर आधारित है? व्याप्ति पर आधारित है। ठीक है, व्याप्ति पर आधारित है। और व्याप्ति किस पर आधारित है? बताओ, हेलो। कार्य कारण से कार्य कारण संबंध पे, कार्य कारण संबंध पे। और कार्य कारण संबंध किस पर आधारित है? अनुमान पे। तो इसी को तो भाई चक्रक दोष कहा गया। अब जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई बैठा हो,
तो हम पूछेंगे कि ये बताओ कि सविता के बारे में कौन बताएगा, तो सविता बोली मैं नहीं बताऊंगी, ये मेरी फ्रेंड बताएगी। अब उसकी फ्रेंड से पूछा हमने कि बताओ कि सविता कौन है, क्या है उसके बारे में, तो कह रही सर मैं नहीं बताऊंगी, कोई और बताएगा। तो उनके घर वालों की बात बताई, तो उनके घर वाले कहते हैं कि सविता की बात सविता ही जाने, वही बताएगी आपको उसको। तो ये घूम फिर के किसके पास आ रहे हैं, तो अनुमान के वही पास। वही आ अनुमान गया। की बात करें कि अनुमान जो है हमें कैसे होगा, तो बोले भाई व्याप्ति से होगा। व्याप्ति क्या कह रहा है, व्याप्ति कह रहा है तुम मेरे पास क्यों आए हो, आप तो कार्यकारण संबंध के बारे में जाओ। जब कार्यकारण संबंध के बारे में, तो कार्यकारण वाला कह रहा है कि अरे भाई क्या बात है, अगर आपको किसी भी चीज को जानना है तो आप उसको अनुमान के पास जाओ ना, तो ये कौन बताता। तो ऐसे ऐसे इसमें घूमता रहता है, तो इसी दोष को इन्होंने चक्रक दोष बोला है। क्लियर है, चक्रक दोष बोला है, फैक्ट है ये चीजें, बताओ। जी सर, जी जी सर। जी सर। है ना। अब यहाँ पर जी क्लियर हो सर। गया। अब इसमें दोष की बात करते हैं, तो दोष में इसमें एक आता है अनवस्था दोष, जिसको बोलते हैं फैल्सी ऑफ इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, मनोज सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, यहाँ से हाँ, लिखी नहीं हुई ये वाला स्टेप। फैल्सी ऑफ इनफाइनाइट, हाँ ठीक है। इसको बहुत छोटे से रूप में, बहुत ही शॉर्ट में बता रहे, जो कि हेतु और साध्य को बताने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सब लोगों को लगता है, लेकिन जमाना यहाँ पर लगता है समझने सर। में हाँ सर। बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जिसको हम जी बोलते हैं फैल्सी ऑफ इनफाइनाइट, ये एक अलग चीज है। इसको बोलते हैं अनवस्था दोष। अनवस्था दोष ये क्या होता है, अनवस्था दोष क्या होता है, फैल्सी ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है। तो फैल्सी ऑफ इनफाइनाइट वो चीजें होती हैं जब एक प्रमाण को बताने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता हो, दूसरा प्रमाण किसी तीसरे प्रमाण की आवश्यकता को बताता है, जब तीसरा प्रमाण किसी चौथे प्रमाण की बात, मतलब किसी एक, मान लो ये एक है, ये एक प्रमाण किसी को बताने के लिए दूसरे की बात दूसरे का सहारा लेता है। मान लो कोई चीज हमको बताना हो, तो हम बताएंगे किसी दूसरे का प्रमाण लेंगे ना। आपसे कहा जाए ये चीज सिद्ध करो, तो आप बताते हो सर मैंने इस किताब से पढ़ा, मैंने उस किताब से पढ़ा, मतलब प्रमाणों की लाइन लगा देती हो आप। क्या लगा देती हो, प्रमाणों की लाइन लगा देते हैं। अब ये 3 है, फिर ये 4 है, तो ऐसे आप ये प्रमाणों की संख्या गिनाते जाते हो। तो ये कहते हैं भाई ये तो एक प्रकार का दोष है, और ये दोष क्या है, इसको बोलते हैं फैल्सी ऑफ इनफाइनाइट, और यह दोष कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो इसको क्या बोला, फैल्सी ऑफ इनफाइनाइट। समझिए इस बात को। हेलो, यस सर। समझ में जी आया सर। फैल्सी ऑफ इनफाइनाइट। जी सर। ठीक, अब जी इसी में सर। आता है फैल्सी ऑफ इंडिपेंडेंस की बात आती है। ठीक है, फैल्सी ऑफ इंडिपेंडेंट मतलब कि अन्योन्याश्रित दोष की बात आती है। किसकी आती है, फैल्सी ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की, जिसको बोलते हैं अन्योन्याश्रित दोष। अन्योन्याश्रित दोष की बात करते हैं। अब ये क्या होता है, अन्योन्याश्रित दोष क्या होता है, इसको भी जान लो यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं। अन्योन्याश्रित दोष ये होता है कि यहाँ पर अनुमान और व्याप्ति, अनुमान एक अन्य है और व्याप्ति भी एक अन्य है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में संबंध है। तो इस दोनों के संबंध, दोनों अलग होते हुए भी दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए एक दूसरे पर आश्रित है। जब तक अनुमान की अगर बात करोगे तो व्याप्ति में जाओगे, व्याप्ति की अगर बात करोगे तो घूम फिर के अनुमान की ही बात आएगी। तो इसको अन्योन्याश्रित दोष बोला गया है, जिसको बोलते हैं फैल्सी ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, फैल्सी ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हम लोग बोलते हैं। सर जैसे जो एक दूसरे पे आधारित रहे हमेशा। हाँ, जिसमें जो है एक दूसरे के बिना काम ही ना हो, उसको फैल्सी ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं हम लोग। क्लियर है, यहां पर बताओ। अब देखो इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं हम लोग, इन्होंने, ठीक है। अब इंग्लिश में भी बोलते हैं, इंग्लिश में देखो इन्होंने एग्जांपल क्या दिया, जैसे इन्होंने बोला कि यहाँ पर अनुमान धुआं और आग के व्याप्ति संबंध पर आधारित होता है, तो बोलते हैं दिस एस्टीमेट इज बेस्ड ऑन द प्रेवलेंस रिलेशनशिप ऑफ स्मोक एंड फायर। ठीक है, क्या बोला है कि यह अनुमान जो है धुआं और आग के व्याप्ति संबंध पर आधारित है।
तो क्या बोला कि दिस एस्टीमेट इज बेस्ड ऑन द प्रेवलेंस रिलेशनशिप, ठीक है, प्रेवलेंस रिलेशनशिप ऑफ स्मोक एंड फायर। अब इन्होंने और बताया कि दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और सामान्य संबंधों को ही हम लोग व्याप्ति के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी संबंध होगा, अब देखिए यहाँ पर एक चीज बताया ना, हाँ व्याप्ति, तो व्याप्ति विशेष संबंध, तो दो लोगों के बीच में जो विशेष संबंध होता है, तो विशेष संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, बताओ, विशेष संबंध को ही हम लोगों ने व्याप्ति कहा है। तो इतनी चीज इन्होंने बोला कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं होगा, तो ये दोनों कहानी पूरी की पूरी व्याप्ति संबंध से रिलेटेड है। आपका क्लियर है, बताओ। जी सर। सर चक्रक दोष को मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चक्रक दोष को क्या बोलेंगे? चक्रक को चक्र, सर्किल, फैंसी ऑफ साइकिलिंग, फैंसी ऑफ साइकिलिंग बोलेंगे ना? फैंसी ऑफ साइकिल सर। हाँ, फैंसी ऑफ सर्किल, फैंसी ऑफ सर्किल या फैंसी ऑफ साइकिलिंग, ठीक। तो ये हुआ। अब यहाँ पे बोला कि उपरोक्त जितनी भी चीजें आप धुएं को पाकर आग का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं ना, तो इसी अनुमान को या इसी व्याप्ति वाक्य के फलस्वरूप होता है। मतलब किसी भी चीज का हम अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान जो लगाते हैं इन दोनों में, तो वो व्याप्ति की वजह से ही लगाते हैं, क्लियर करते हैं हम लोग। बताओ, इतने पॉइंट क्लियर है यहाँ पर? जी सर। अब यहाँ पर कहते हैं कि अनुमान, यहाँ पर कहता है कि अनुमान के कम से कम 3 वाक्य होते हैं, ठीक है। क्या 3 वाक्य होते हैं? पक्ष होता है, साध्य होता है और हेतु होता है। मतलब कहता है कि साइड एंड, डिसाइड, एंड एंड पर्पस, ठीक है, जिसको हेतु को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्पस, ठीक, पर्पस होता है आपका, ठीक, पर्पस होता है। और आपका साध्य को हम लोग इंड बोलते हैं। हेतु मतलब ये पर्पस है, हेतु, धुआं क्या है? एक पर्पस है आपका, ठीक है। किसका पर्पस है ये आपका? ये पर्पस है इसका, आपका आग का, मतलब साध्य का, इंड का एक पर्पस है कि इंड होने से पहले कोई भी चीज जो दिखाई देती है वो है आपका। तो इन्होंने बोला सबसे पहले पक्ष है, पक्ष को साइड होता है, तो पक्ष का अनुमान अवयव है, ठीक है। पक्ष का अनुमान अवयव है। पक्ष का मतलब कि हम पक्ष ले रहे हैं ना, कि हमें दिखाई दे रहा है, कोई चीज तो दिखाई दे रहा है, पक्ष ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस पक्ष को हम लोग अवयव कहते हैं, जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है, मतलब कि जिसके बारे में हम अनुमान करते हैं वह जो है पक्ष कहलाता है, ठीक। जैसे कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं, किसी व्यक्ति की साइड ले रहे हैं, तो किसी न किसी आधार पर ही तो ले रहे हैं। तो वो आधार क्या है? वो आधार अनुमान है। अब अनुमान जब ले रहे हैं, उन्होंने बोला कि इसका उदाहरण जो है पक्ष क्या है? पहाड़ है, कि पहाड़, यहाँ पर उदाहरण में पहाड़ जो है पक्ष है, ये पहाड़ क्या हो जाएगा? पक्ष हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने साइड बोला है, ठीक। क्या बोला है? साइड बोला है। क्वेश्चन आ जाएगा कि पक्ष, इसमें 3 ऑप्शन दे देगा, धुआं, आग और पर्वत, इसे पूछ लिया जाएगा तो क्या होगा? तो ये पक्ष जो है पर्वत बन जाएगा, और जो और 2 चीजें हैं उसको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी चीजें जब बता रहा है, इन्होंने बोला कि पक्ष के संबंध में जो कुछ सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं। मतलब पहाड़ के विषय में जो कुछ सिद्ध किया जा रहा है कि पहाड़ पर दिखाई दे रहा है, कहीं और नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो सिद्ध कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सिद्ध किया था, वो साध्य होता है। कि आग, जरूर आग लगी है यहाँ पर, जरूर। इसी जैसे क्लास में, जैसे एक राम नाम का कोई लड़का हो, अरे राम ने ही कुर्सी तोड़ी होगी, राम ने ही प्लग तोड़ा होगा, राम, अब जैसे क्लास में राम भले ना हो, कोई अगर लड़का गिर गया तो हम लोग कहेंगे अरे राम ने ही टंगड़ी लगाई होगी, भले वो लगाया हो ना लगाया हो, उसी को ही हम लोग आधार मान के चल देते हैं, सही हो चाहे ना सही हो। क्लियर है यहाँ पर? इतनी चीजें बताओ। हेलो? यस सर। जी सर। मनोज सर, इसी में मेजर टर्म और मिडल टर्म और माइनर टर्म आएगा क्या, जो आप बता रहे थे? अभी आएगा, जैसे साध्य जो बताया तो अभी आएगा। अच्छा, वो अलग से हम हाँ, लोग सब आएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके द्वारा साध्य साधन, अब देखिए अब एक लाइन देता है, कह रहा है कि जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है। लाइन याद क्या है? कह रहा है कि द वन बाय विच द एंड इज सेड टू बी इन फेवर इज कॉल्ड द कॉज,
ठीक है, मतलब कह रहा है कि जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बताया जाता है, मतलब जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बताया जा रहा है वह हेतु कहलाता है। मतलब कि यह व्यक्ति जो है कह रहा है कि पर्वत पर आग है, मतलब इसके द्वारा इसकी बात ये कर रहा है साध्य के द्वारा। अब किसकी बात कर रहा है कि क्या है आपका धुआं है। तो यही हाँ, कह रहा है कि जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है उसको हम हेतु कहते हैं, इसको ये कहते हैं। एग्जाम में ऐसे ही लाइनें घुमा फिरा कर आएंगी, हाँ लिखा सर। होगा पक्ष में साध्य का होना क्या बतलाया जाता है, तो आप बताएंगे हेतु कहलाया जाता है। ठीक, मतलब किसी का फेवर लेना, तो इसमें कह रहा है कि द वन बाय विच द एंड इज सेड टू बी इन फेवर इज कॉल्ड द कॉज। ठीक है, या कॉज या पर्पस, कॉज या यहां पे लिख लेंगे कॉज, कॉज या पर्पस एक ही होगा ना। ठीक, यहाँ पर ये मीनिंग हम लोग को सेंटेंस जितने मिलते हैं हम उसको मतलब इकट्ठा करते हैं। अब इतनी चीजें जब पता हो गई तो कह रहा है कि जो ऊपर जो अनुमान जो है, अनुमान में धुआं जो है क्या हो गया हेतु हो गया, क्योंकि धुएं को देखकर ही पहाड़ में आग लगने का अनुमान किया गया। ठीक, तो हेतु इसी को बताएंगे जो कि मैंने बता दिया आपको, क्लियर है। अब यहाँ पे तीनों वाक्य, अब देखिए कह रहा है कि अनुमान के 3 वाक्य पाश्चात्य तर्कशास्त्र में निष्कर्ष, लघु वाक्य और बृहद वाक्य के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं, ठीक है, यहां लिख दे, बताओ। हाँ, बट सर वो साफ नहीं दिख कर रहा दे, है। सर साफ नहीं कर नहीं, दे। इसी साफ ना करो, साफ ना करिए इसको, बल्कि इसको लिख लेते ना इसको। हाँ, क्योंकि ये पूरा उसी का पार्ट है ना, तो फिर हाँ इधर उधर हो ठीक है, जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि इसमें 3 वाक्य आते हैं। 3 वाक्य कौन आता है आपका, वही जो आपने अनुमान। यहीं से अनुमान स्टार्ट में होगा। 3 वाक्य हाँ, आएंगे, 3 वाक्य आएंगे। 3 वाक्य में सबसे पहले आता है आपका निष्कर्ष, चाय रखिए बेटा, ठीक है, निष्कर्ष आएगा। निष्कर्ष, निष्कर्ष को हम लोग क्या बोलेंगे, कंक्लूजन, कंक्लूजन आएगा। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आपका आएगा लघु वाक्य। क्या आएगा, लघु वाक्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका माइनर प्रीमाइज। क्या बोलते हैं लोग, माइनर प्रीमाइज बोलते हैं। हाँ, ठीक, माइनर प्रीमाइज हो जाएगा। माइनर प्रीमाइज के बाद क्या हो जाएगा आपका नंबर 3 पे, नंबर 3 पे आपका आता है आपका बृहद वाक्य या बड़ा वाक्य, बृहद वाक्य, जिसको हम लोग वो क्या बोलते हैं मेजर प्रीमाइज बोलते हैं। ठीक, मेजर प्रीमाइज बोलते हैं। तो यहां पर इनका क्रम जो है एक दूसरे से संबंध जुड़ा रहता है, इनका क्रम छूटता नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहां पर यही चीजें अब देखना है आपको, यहां पर एक मिडिल टर्म भी आएगा। इन्होंने कहा कि पक्ष साध्य और हेतु पाश्चात्य दर्शन के क्रमशः, अब देखिए, अब यहीं पर लिख लीजिएगा, यहीं पर देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला यही क्रम जो चलता रहेगा। जो माइनर मिड टर्म है, इन्होंने उसको क्या बोला है आपका मिड टर्म को, वो लघुपद को माइनर टर्म बोलते हैं। तो माइनर टर्म को इन्होंने पक्ष बोला है। क्या बोला है, पक्ष बोला है। ठीक है, माइनर टर्म को इन्होंने पक्ष बोला है। और साधु को क्या बोला है, मेजर टर्म बोला है। इसको क्या बोला है, मेजर टर्म बोला है। साधु को मेजर टर्म बोला है। और इन दोनों के बीच की जो कड़ी बनती है उसको क्या बोला है इन्होंने, हेतु बोला है। क्या बोला है भाई, इन दोनों के बीच की जो कड़ी बनी है वो हेतु होता है। तो इसको अलग से लिखेंगे ना, इसको हम लिख लेंगे मध्यवर्ती पद, मध्यवर्ती पद। जो मिडिल टर्म में आता है वो आता है हेतु, मिडिल टर्म में। जी सर। ठीक, वाक्य तो 3 ही है, वाक्य 3 होने के साथ साथ मिडिल टर्म में आपका हेतु आएगा आपका मिडिल टर्म में। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट सबको क्लियर हो गए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था आपका। बताओ सभी को क्लियर है इतने पॉइंट।
हेलो। जी सर। जी सर। सर पक्ष और साध के जो बीच संबंध क्रिएट करते हैं उन्हीं को हेतु ना। हाँ, उन्हीं को हेतु कहते हाँ हैं भाई। संबंध कौन बता रहा है? हेतु ही तो बता रहा है इन दोनों के बीच में। तो ये क्लियर है, इसके जी पॉइंट्स सर। क्लियर है। अब आता है 5 मेंबर्स सिलोजिज्म की बात करेंगे। ठीक है, अब 5 मेंबर्स ऑफ सिलोजिज्म की बात करेंगे। अब सिलोजिज्म में ही आपकी चीजें क्या क्या आएंगी? आपके चीजों में प्रतिज्ञा आएगी, हेतु आएगा, उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य आएगा, उपनय आएगा और निगमन आएगा। आएगा और इतनी निगमन चीजें बात करेंगे हम लोग। प्रतिजना, हेतु, धारणा, उपनया और निगमना, जिसको फोन से हम लोग याद करके रखेंगे। चलो इसको यहीं पर बता देते हैं ना, इसको यहीं पर बताएंगे तो और मजा आ जाएगा, और चीजें छूट नहीं जाएंगी ना। 5 अवयव जो है इसके बारे में यहीं पर बताएंगे तो और अच्छा से हो जाएगा, और अच्छे से। ठीक है, यहीं पर बताएंगे। देखिए अभी सब की सब चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्लियर कट, कहीं पर कुछ समस्याएं नहीं होनी है आपको। ठीक, यहीं पर अभी क्लियर हो जाता है सबका। लॉजिक है, वाकई में लॉजिक पढ़ने और पढ़ाने में मजा आएगा। देखिए लॉजिक कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि सबसे पहले हमने बोला है कि यहाँ पर नंबर 1 पर्वत पर आग, पर्वत पर आग है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम लोग बोलेंगे, दूसरे पॉइंट में हम लोग बोलेंगे क्योंकि इसमें धुआं है। क्या है इसमें? क्योंकि इसमें धुआं दिखाई दिए ना, धुआं है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरे पॉइंट में देखिए क्या कहता है। तीसरे पॉइंट में कहता है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। ठीक है, ठीक है, जहां जहां धुआं, ये जहां जहां धुआं, फिर वहां वहां आग है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बताएंगे। फिर नंबर 4 पे ये क्या कहता है? नंबर 4 पे ये कहता है कि पहाड़ पर धुआं है। अब क्या ये कह रहा है? क्या कह रहा है? पहाड़ पर धुआं, पहाड़ पर धुआं है। और नंबर 5 पे क्या बोला? नंबर 5 पे बोल रहा है इसलिए पहाड़ पर आग है, इसलिए पहाड़ पर आग है। अब देखो यहीं पर अनुमान के जो 5 अवयव है, पंचावयव में 5 मेंबर्स सिलोजिज्म की अगर हम बात करेंगे तो 5 मेंबर्स यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आपका क्या आएगा देख लो। सबसे पहले कह रहा है कि पर्वत पर आग है। ये क्या है? आपकी प्रतिज्ञा है। क्या है आपकी? इन्होंने जो टाइप्स इनके होते हैं इसको बोला प्रतिज्ञा। ठीक, पहला पॉइंट इनका प्रतिज्ञा हो गया। दूसरे में इन्होंने बोला है कि इसमें धुआं है, तो धुएं की बात जो बताता है पहले से हम लिख चुके हैं, हेतु होता है। ठीक है, हेतु है। फिर आपकी जहां जहां धुआं है वहां वहां आग मिलेगा। ये क्या है? उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य। जी सर। उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य है, व्याप्ति वाक्य है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि पहाड़ पर भी हमको वही चीज दिखाई दे रही। क्या दिखाई दी? अब देखिए सबसे पहले बोला कि पहाड़ पर आ गए। क्यों? क्योंकि वो इसमें धुआं दिखाई दिया। कोई ना कोई आपसे पूछे कि पहाड़ पर क्यों बोले कि तुम्हें आग लगी, तो आपने अरे वो देखो मुझे धुआं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब जहां जहां धुआं होगा वहां वहां तुम आग बोलोगे। तो उन्होंने कहा हाँ, तो उदाहरण सहित वाक्य व्याप्ति उन्होंने बताई। फिर उन्होंने कहा कि पहाड़ पर धुआं है। अब क्या कहा उसने कि पहाड़ पर पहले आग बताया था, अब क्या बताया? पहाड़ पर आग है, तो इसको बोला है उपनय। क्या बोला है? उपनय, उपनय बोला है। फिर उन्होंने बोला कि अगर पहाड़ पर धुआं, इसका इसलिए पहाड़ पर भी आग मुझे दिखाई दे, तो इसलिए इसको बोला निगमन। निकालना पड़ा ना, इसलिए इसको कहा गया है निगमन।
ठीक है, अब वन बाय वन इसके हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। बताओ यहां पर एकदम क्लियर है सब चीजें? जी सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर देखो, जी सर। हाँ अब ये पूरी की पूरी 5 फैंसी ऑफ वो फैंसी कह रहे मेंबर ऑफ सिलोजिज्म की अगर बात करेंगे तो ये आपके पूरी की पूरी लिखी है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि हमने ऊपर 3 वाक्य पढ़े थे, 3 वाक्यों में जहां मनुष्य ने अपने लिए अनुमान की बात करी थी, तीनों वाक्य हम लोगों ने पढ़ लिया, हेतु साध्य और पक्ष, तीनों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। लेकिन कभी कभी हमें दूसरों के सामने किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए भी अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो अनुमान के स्वरूप जो होते हैं उनको बताना पड़ता है। तो इनके अनुमान का जो स्वरूप होता है 5 वाक्य, तो उसको मेंबर ऑफ सिलोजिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ सिलोजिज्म। ठीक, सिलोजिज्म की बात करते हैं तो यही आपका मेंबर ऑफ सिलोजिज्म है। अब इसमें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं कि वन बाय वन क्या होता है इनमें। ठीक है, अब इसमें वन बाय वन इसको पंचावयव कहा गया है। क्या कहा गया? अनुमान का पंचावयव। क्या बोला गया? अनुमान का पंचावयव। ये न्याय दर्शन के अनुसार होगा ना सर? जी, न्याय दर्शन के अनुसार भी होगा, कहीं पर भी बात करोगे इंडियन लॉजिक के अनुसार भी यही चीजें हम लोग बात करेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए प्रतिज्ञा में क्या आता है, प्रतिज्ञा को प्लेड बोलते हैं ना, या और भी प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे तो हम लोग देख लेंगे। प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा भी मिलता है, प्रतिजना भी बोलते हैं, प्रतिजना भी बोलते हैं कहीं कहीं। हाँ, तो देखिए सबसे पहले कहता है कि अनुमान द्वारा, अब देखिए अनुमान द्वारा जिस वाक्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि आग है, किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए जो भी बोलते कह रहे कि इसमें कहते हैं उसे हम प्रतिज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? किसी भी चीज को सिद्ध करना, उस सिद्ध तो किसी भी विषय वस्तु को सिद्ध करने के लिए हमें जिसका सहारा लेना पड़ता है वह प्रतिज्ञा होती है। इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए पहाड़ पर आग को सिद्ध करना है, तो ऐसा करने के पूर्व हमें पहले दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से इसे प्रकाशित करना होगा। मान लो किसी को विश्वास नहीं हो रहा, तो हमने कहा जाओ 10 मीटर दूर जाके तुम खड़े हो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैंने आग लगा के वहां पे छोड़ दिया और मैंने कहा आप बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहां पर जैसे ही ये चीजें बताओगे तो वहां पर उसको दिखने लगेगा ना, तो जिसे सिद्ध करना है उसका निर्देश करना ही प्रतिज्ञा कहलाती है। कह रहा कि द प्रॉमिस इज टू डायरेक्ट द वन ऑन, ठीक है, वन हु हैज टू बी प्रूव्ड, मतलब जिसे सिद्ध करना है उसे निर्देशित करना ही आपका क्या है? पहाड़, वो प्रतिज्ञा है। तो हम जिसे सिद्ध करना है, जैसे कह रहे हैं पहाड़ आग है, कि पहाड़ पर आग है, तो यह प्रतिज्ञा के रूप में प्रथम वाक्य में ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि जब यह सिद्ध हो जाता है तब अंतिम वाक्य में यह निष्कर्ष के रूप में प्रतिपादित हो जाता है। निष्कर्ष इसलिए पहाड़ पर आग है, निगमन या निष्कर्ष कहा गया इसी को। क्लियर है पहला पॉइंट। फिर दूसरा कह रहा है कि हेतु। हेतु क्या होता है? हेतु को बोलते हैं इंग्लिश में द प्लेस ऑफ कॉज। हमने बोला है कॉज भी बोला है, यहाँ पर कहा गया वो साफ हो गया। हाँ, पर्पस भी बोला है, कॉज भी बोला है, मतलब द प्लेस ऑफ कॉज, मतलब हेतु का स्थान भारतीय न्यायशास्त्र में दूसरा होता है। ठीक है, न्यायशास्त्र में इसका दूसरा स्थान है हेतु का, क्योंकि हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्य अनुमान से ही होता है। इसमें कहा गया कि अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। कि द मेथड गिवन टू फुलफिल वंस प्रॉमिस या हेतु, प्रॉमिस इज कॉल्ड हेतु। ठीक है, प्रॉमिस या इसको क्या बोलते हैं? प्लेड प्रॉमिस या प्रतिज्ञा को। तो इसलिए इन्होंने उदाहरण दिया। उदाहरण के लिए इन्होंने पर्वत पर आग को प्रमाणित करने के लिए वहां पर धुएं का सहारा लेना पड़ा। कि ये किसका सहारा है? धुएं का सहारा। और कहते हैं कि पर्वत पर क्या है? धुआं है। देखो पर्वत पर धुआं है तो इसका सहारा लिया ना, ये पॉइंट क्लियर है। अब इन्होंने बोला कि इसे ही हेतु कहते हैं। हेतु के द्वारा हम
पक्ष में साध का अस्तित्व साबित करते हैं। मतलब हेतु के द्वारा ही हम जो है पक्ष में साध को बताते हैं कि भाई ये देखो इसी में है, इसी की वजह से जो है ये मुझे जो भी पीड़ा हुई, जो भी तक मतलब ये कह रहा है कि आग है और धुआं कहता है कि हम कैसे बने, चलो हम बताते हैं। ये पूछता है कि तुम कैसे निकले, पक्ष वाला पूछता है कि तुम भाई कहां से आए, कैसे निकले। कहा कि सुनिए ये जो नीचे बैठा है ना ये मुझको जला रहा है, इसलिए मुझे जो इसलिए मैं उत्पन्न हो रहा हूं। तो हेतु जो है क्या करता है, पक्ष और साध के बीच के अस्तित्व को साबित करता है कि तुम दोनों की वजह से ही हम यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हुई। फिर आपका आता है उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य। उदाहरण सहित व्याप्ति व्याप्ति क्या होता है, क्या कि एक्सप्लेनेशन सेंटेंस विथ एग्जांपल। इसमें कहता है कि जिस वाक्य के आधार पर साध्य को प्रमाणित किया जाता है, देखिए क्या है, जिसके आधार पर साध्य को प्रमाणित किया जाता है उसकी पुष्टि के लिए दृष्टांत उपस्थित करना ही उदाहरण होता है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि यदि हम धुआं के आधार पर आग को प्रमाणित करना चाहते हैं तो वहां पर कोई ना कोई दृष्टांत देना ही हमें उचित होगा। तो इन्होंने बोला कैसे, इन्होंने कहा कि जैसे मान लो घर में लकड़ी जलाओ, चूल्हा जलाओ, ये सब जलाओ, तो वहां पर धुआं जैसे ही जलाओगे वैसे ही वहां पर धुआं दिखाई देगा ना। कोई व्यक्ति को आप जाओ घर में कह दो कि मैंने वहां पर आग देखी, कहीं ये आग और धुआं क्या होता है, कहीं अच्छा रुको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल सहित जो भी चीज हम बताते हैं वो आपका क्या तो उदाहरण सहित व्याप्ति होती है, व्याप्ति वाक्य होता है। क्लियर यहाँ पर कीजिए। तो यहाँ पर दृष्टांत देना ही आपका क्या हो जाता है, हेलो, व्याप्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। अब आता है उपनय। उपनय क्या होता है, ठीक, अब उपनय का मतलब होता है कि उपनय जो होता है ये पंचावयव में इस वाक्य को चौथा स्थान दिया गया, जिसमें उदाहरण के साथ, देखिए इसमें क्या है, उदाहरण के साथ हेतु और साध्य का व्यापक संबंध दिखलाते हैं। किसमें, इसमें जो है लिखेंगे हेतु और साध्य संबंध दिखाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जहां पर उपनय क्या होता है, जहां पर हेतु और साध्य के बीच संबंध दिखाते हैं उसे हम उपनय कहते हैं। हेतु और साध्य मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट, मतलब प्राकृतिक संबंध जहां दिखाते हैं वही की बात कर रहे हैं। इसमें कहा कि धुआं और आग को जो व्याप्ति संबंध है इसी का विशेष प्रयोग पहाड़ के संबंध में किया गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पहाड़ पर अब क्या है, पहाड़ पर अब धुआं है। ठीक है, अब हमें आग के अस्तित्व को प्रमाणित करना है। अब आग के अस्तित्व को प्रमाणित करना है, इसलिए कोई स्थान चाहिए, क्योंकि शून्य में आग नहीं हो सकता है। ठीक है, कह रहे कि क्लियर, इसमें कह रहे कि वी हैव टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ फायर, it needs some space because fire cannot be shown to exist in a vacuum। इन्होंने बोला कि उपनय की, इन्होंने क्या बोला कि उपनय ही मतलब उपनय ही वाक्य है। क्या है, उपनय ही मतलब हेतु और साध्य के बीच में जो संबंध दिखाए। अब इसके लिए इन्होंने अनुमान के 3 वाक्य यूज किए थे, 3 वाक्य पूरी की पूरी चीजें बताई थी, जिसमें ये चीजें बता दी, आपकी क्लियर कर दिया। अब इन्होंने बोला कि यह वाक्य क्या है, तो इन्होंने बोला कि इस वाक्य में, पाश्चात्य वाक्य में लघु वाक्य। अब देखो मैंने बताया लघु वाक्य, लघु वाक्य में क्या है, ये पक्ष है, इस पक्ष को बता रहे हैं ना, इस पक्ष को ही सादृश्य लेते हैं, मतलब पक्ष का ही हम सहारा लेते हैं। अब पक्ष का सहारा क्या है कि भाई देखो ये चीज दिखाई दे रही है, ये तो नहीं दिखाई दे रहा, मतलब जो दिखाई दे रहा हो उसी के बीच की हम बात बताते हैं। तो ये बीच का बात है, इतनी चीजें बता दी। अब इसके बाद बताता है कि चलो आपने इतनी बात बता दी, तो कहता है कि निष्कर्ष क्या निकला या निगमन क्या निकला, कंक्लूजन, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना पहला वाक्य कंक्लूजन, कि बताओ निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष के लिए आप पूरी कहानी बताते हो। तो इन्होंने बोला कि पर्वत पर क्या है, आग है। निष्कर्ष क्या निकला कि अब हम मान गए कि निष्कर्ष कंक्लूजन पूरा निकल गया कि भाई पर्वत पर आग है। इसे ही हम आरंभ में सिद्ध करना चाहते थे। किसको सिद्ध करना चाहते थे, इसको सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए ये सिद्ध हो गया। तो सिद्ध होने पर कंक्लूजन निकल आया। तो यह सिद्ध कर लिया, तो इसे ही जो है प्रतिज्ञा,
क्या है, यह प्रतिज्ञा कहलाता है। और यह जब सिद्ध हो जाता है तो इसे हम निगमन कहते हैं। मतलब कुल मिला के इसको सिद्ध करना था, शुरुआत में तो प्रतिज्ञा थी, अब यही इसका परिवर्तित रूप ही क्या हो जाएगा, निगमन या निष्कर्ष कहलाएगा, आपका कंक्लूजन कहलाएगा आपका। क्लियर है सबको? बताओ। जी सर। जी सर। सर प्रतिजनक क्या होता है, मतलब प्रतिजनक क्या कहते हैं? प्रतिजनक कहाँ बोल रहे हैं? अभी वो बोल रही थी ना सविता जी कि प्रतिजनक का मतलब प्रतिज्ञा जिसको को शायद जो उत्पन्न हुआ है उसकी उसको बोलते हैं, जो उत्पन्न हो। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि वही देखिए, प्रतिज्ञा को ही कहीं कहीं पे प्रतिजनक बोला जाता है, जैसे कई नाम होते हैं ना, हाँ। वैसे ही। अब एग्जाम में आपके आएगा कि कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे, तो इसके स्टेप आते हैं एग्जाम में करने को। क्या आता है? इसके स्टेप आते हैं एग्जाम में करने को, जिसमें बोला कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण व्याप्ति वाक्य होता है। उपनयन की सहायता से जब हम कोई चीज सिद्ध करते हैं तो उसका रूप जो है निगमन हो जाता है, और निगमन जो है निगमन प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, निगमन जो होती है प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति होती है। तो निगमन की अवस्था को प्राप्त कर लेने पर सभी प्रकार के शंका का समाधान हो जाता है। इसे ही हम विश्वास और संतोष का अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वास और संतोष का अनुभव कहते हैं। तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग को समझ में आ गई कि निगमन अंतिम रूप में 5वां वाक्य है, और यह पाश्चात्य न्याय मतलब न्याय वाक्य में निष्कर्ष से मिलता है। तो निष्कर्ष क्या है? अब यहाँ पर निष्कर्ष या कंक्लूजन आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों कहानी कैसे, कहाँ पे, क्या बनती है। क्लियर है? अब बताओ, अब किसी कोई डाउट हो, किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। सर आप प्रतिज्ञा को क्या बोले हैं, मतलब निगमन प्रतिज्ञा क्या क्या है? मतलब ये कंक्लूजन होता है, कि कंक्लूजन कहाँ पर आता है? ये प्रतिज्ञा के आधार पर ही आता है। कोई चीज सिद्ध करना होती है तो प्रतिज्ञा ली जाती है, तभी उसका निष्कर्ष या कंक्लूजन निकलता है। सर आप कोई वर्ड यूज किए थे उसके लिए? पाश्चात्य न्याय वाक्य, जिसको वेस्टर्न सिलोजिज्म कहते हैं हम लोग ना, और ये पंचाव्य अनुमान में अंतर दोनों दिखाई देता है। तो ये तीनों के तीनों क्लियर है आपको सब चीजें? बताओ। जी सर। जी सर। ठीक, अब यहाँ पर अनुमान का आधार है, उसको हम लोग अब बाद की क्लास में करेंगे ना। बेस ऑफ आपका अनुमान है ना, इन्फ्लुएंस, बेस ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। तो अनुमान में जो बेस होता है, बेस के बारे में भी बात करेंगे। बेस इसके मुख्य रूप से 3 ही बेस माने गए हैं। कौन कौन से? पक्ष होता है, ठीक है, और हेतु होता है, और मध्य वाक्य होता है आपका। ठीक है जी सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। बताओ अब आगे नेक्स्ट क्लास, अब आगे हम करेंगे, हम लोग शाम को करेंगे ना। शाम को आप लोगों का टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी आप लोग करो सब लोग। ठीक है सर। हाँ जी सर। सर कल शाम की क्लास कहाँ से रिकॉर्डिंग थी? रिकॉर्डिंग थी, अभी मैंने दिया ना रिकॉर्डिंग करके, अभी हम उसको डाल दिए हैं यूट्यूब पे। उसका थंबनेल लगाना है, और थंबनेल लगा के भेजते हैं हम आपको। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा उन लोगों के पास वह वीडियो पहुंच चुका होगा। जी सर। सर उसका वो स्टार्टिंग का डिफिनेशन वगैरह नहीं लिखा है, अगर उसका सुनो स्क्रीनशॉट ना, मैं जो लिखी हूँ ना आपको भेज दूंगी। स्क्रीनशॉट तो नहीं ली हूँ, जो सर लिखा है ना वो इसको भी लिखी ले हूँ, लो, इसका आपको मैं स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में भेज देती हूँ इसका ना। स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ टेंशन मत लो। हाँ भेज दीजिएगा प्लीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर क्लास इसके बाद ओवर करें। नहीं नहीं, आज का तो स्क्रीनशॉट वो चाहिए सर, आज हो बहुत गया। नहीं लिख पाए सर, सुबह सुबह का टाइम था ना, ये चलिए। कपड़ा धो रहे हैं, कॉलेज भी भाग गया। नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम फिर इसके बाद क्लास ओवर करें ना। हाँ सर, हाँ सर, ठीक। जी सर, आज इतना ही रख। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं शाम को। टेस्ट आप लोगों का है, टेस्ट लेने के बाद हम लोग अपना देखते हैं सर ना। कितने बजे? 9 बजे, 9 सर बजे, कितने रात को बजे? 9 बजे। 9 बजे। हम्म। हाँ ठीक है सर। ठीक है ओके, सर। पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, हैव अ नाइस थैंक डे, यू गुड सर। डे, जय हिंद सभी को। ओके सर। थैंक यू सर।